पति पत्नी के मध्य कोई विवाद हो या पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण कोई विवाद हो और किसी आदेश या व्यादेश की आवश्यकता हो, कहा जाए। ऐसा भी देखने में आया है कि कई बार पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी के गहने जो सास या ससुर के पास हैं वह नहीं दिए जाते। पति पत्नी का विवाद नहीं है, लेकिन यह उनके मध्य उत्पन्न वैवाहिक संबंधों के मध्य उत्पन्न परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ विवाद है, तब कहा जाएगी। ऐसा भी देखने में आया है कि पति द्वारा या पत्नी द्वारा उसके नाम पर या संयुक्त नाम से पति पत्नी के नाम से संयुक्त मकान को बेचने का प्रयास किया जाता है, जिसका उसको अधिकार नहीं है। आजकल पति पत्नी दोनों कमाने लगे हैं, किसी एक के नाम से मकान लिया जाता है जबकि लोन भी लिया जाता है, या पारिवारिक व्यवस्था ऐसी होती है कि किसी एक के नाम से मकान होता है और दूसरा अपनी सैलरी से घर का खर्चा चलाता है, गृहस्थी चलाता है। ऐसी परिस्थितियों में यदि एक पक्ष अपने नाम पे हुए मकान का नाजायज फायदा उठाए या कोई विवाद उस पर उत्पन्न हो जाए और कहीं ना कहीं किसी आदेश या व्यादेश की आवश्यकता हो, तो कहाँ जाएंगे। आज हम इन्हीं सब पर अवलोकन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ विधि निर्णय अवलोकन की आज की कड़ी में। इससे पूर्व हमने जाना कि परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जिससे आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमने जाना कि परिवार न्यायालय अधिनियम का क्षेत्राधिकार क्या है। हमने धारा 7 अधिकारिता का प्रारंभिक स्ट्रक्चर देखा। बेसिक स्ट्रक्चर धारा 7 का क्या है, जिस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। उसके पश्चात हमने जाना परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के स्पष्टीकरण का को, जिसमें यह बताया गया कि परिवार न्यायालय में कौन कौन से वाद आएंगे। स्पष्टीकरण का में जैसे कि न्यायिक पृथक्करण का वाद, विवाह विघटन का वाद, वैवाहिक पुनर्स्थापन का वाद, विवाह को बातिल कराने का वाद, इसको हमने इस वीडियो में जाना, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, वहां से उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा स्पष्टीकरण खा को। स्पष्टीकरण खा में हमने जाना कि क्या करे पति या पत्नी जो एक दूसरे में से कोई भी विवाह संबंधों को, विवाह को मानने से इनकार कर दे, तो उसका क्षेत्राधिकार किस न्यायालय को होगा, हमने उस वीडियो में देखा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। इसके पश्चात हमने जाना स्पष्टीकरण गा, धारा 7 के स्पष्टीकरण गा को, कि यदि किसी विवाह के पक्षकारों में उनकी स्वयं की संपत्ति या संयुक्त संपत्ति या अकेले की संपत्ति में कोई विवाद हो जाए तो वह कहा जाए। आज हम जानेंगे कि संपत्ति विवाद के अतिरिक्त भी अगर कोई विवाद होता है, संपत्ति विवाद के साथ साथ भी कोई विवाद होता है और उस विवाद में व्यादेश या आदेश की आवश्यकता होती है, तब कहाँ जाएंगे। इस वीडियो की हम आज चर्चा करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के स्पष्टीकरण घा का विश्लेषण करेंगे। तो आइए देखते हैं स्पष्टीकरण घा क्या है, आइए चर्चा करते हैं। स्पष्टीकरण घा किसी वैवाहिक संबंध से उत्पन्न परिस्थितियों में किसी आदेश या व्यादेश के लिए कोई वाद या कार्यवाही। किसी वैवाहिक संबंध से उत्पन्न परिस्थितियों में किसी आदेश या व्यादेश के लिए कोई वाद या कार्यवाही। जब हमने स्पष्टीकरण गा देखा था, वहां पर क्या था, किसी विवाह के पक्षकारों के बीच ऐसे पक्षकारों की या उनमें से किसी की संपत्ति की बाबत कोई विवाद या कार्यवाही। ये विवाह के पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के उनकी संपत्ति की बाबत कोई विवाद था, उनमें पक्षकारों की या उनमें से किसी एक की संपत्ति की बाबत कोई विवाद होना था, लेकिन थे कौन, किसी विवाह के पक्षकार।
पति या पत्नी, किसी विवाह के पक्षकार। अब पुनः स्पष्टीकरण घा में आते हैं। स्पष्टीकरण घा क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखना है। गा में विवाह के पक्षकार, गा में, और घा में विवाह के पक्षकारों के साथ क्या है, आइए देखते हैं घा में क्या है। दोबारा से देखते हैं घा में क्या है, ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान देने वाला है। यही कुछ शब्दों का मेल जोल है, बस सब घालमेल शब्दों का है। घा में क्या लिखा है, घा में देखते हैं क्या लिखा है। घा में क्या है, घा में है किसी वैवाहिक संबंध से उत्पन्न परिस्थितियों में किसी आदेश या व्यादेश के लिए कोई वाद या कार्यवाही। अगर स्पष्टीकरण घा में था किसी विवाह के पक्षकारों के बीच, यहाँ पे क्या है, किसी वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियों में। अगर इसमें यह लिखा होता गा की तरह तो ये धारा क्या होती, किसी वैवाहिक संबंध में किसी आदेश या व्यादेश के लिए कोई वाद या कार्रवाई। गा की तरह इसमें होता तो क्या होता, किसी वैवाहिक संबंध में। तब जो लिखा हुआ है कि किसी वैवाहिक संबंध में उत्पन्न परिस्थितियों से, ये अलग हो गया। अगर इसके साथ हम देखेंगे, इसके बिना जब देखते हैं हम क्या आता है, इसके बिना देखते हम क्या आता है कि किसी वैवाहिक संबंध में किसी आदेश या व्यादेश के लिए कोई वाद या कार्यवाही। लेकिन जब हम पूरा सब साथ पढ़ते हैं, जो मौजूदा धारा है वो कहती है किसी वैवाहिक संबंध से उत्पन्न परिस्थितियों में किसी आदेश या व्यादेश के लिए कोई वाद या कार्रवाई। यानी कि वैवाहिक संबंधों के साथ साथ वैवाहिक संबंध से उत्पन्न परिस्थितियों में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, किसी आदेश या व्यादेश के लिए कोई वाद या कार्यवाही भी परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएगी। किसी विवाह से उत्पन्न परिस्थितियां कई हो सकती हैं। कई बार माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों ने इन परिस्थितियों को माना अलग तरीके से, और कहीं में नहीं माना। कहीं कहीं पर जो मदर इन लॉ थी उसके दावे को माना, उन्हें वैवाहिक संबंधों के पक्षकार, उत्पन्न परिस्थितियों के पक्षकार के रूप में माना, और किसी किसी वाद में उन्हें बात कारण नहीं माना कि परिस्थितियों में आप नहीं आते हैं, आपका वैवाहिक संबंधों की से उत्पन्न परिस्थितियों में आप नहीं आते हैं, लेकिन परिस्थितियां देखी जाएंगी। सिर्फ पति पत्नी ही नहीं आएंगे, उत्पन्न वैवाह के उत्पन्न परिस्थितियां भी आएंगी, जिनमें बच्चों को भी माना कि वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण है। बच्चों के दावे को भी इसमें माना, और कई बार उन दावों को भी माना जो स्पष्टीकरण गा के अंतर्गत नहीं आ रहे थे, क्योंकि स्पष्टीकरण गा में कौन आएंगे, विवाह के पक्षकार, उनकी संपत्ति अकेले की या दोनों की, उनके। लेकिन घा के स्कोप को विस्तार दिया, और माननीय न्यायालय ने कई निर्णय इसमें दिए, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का हम अवलोकन करेंगे तो धारा भी में और अधिक स्पष्ट तरीके से समझ में आने लगेगी। चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वाद के साथ। सर्वप्रथम हम जो चर्चा करेंगे बहुत महत्वपूर्ण वाद है, केरल हाईकोर्ट का वाद है, माननीय केरल उच्च न्यायालय का वाद है, जिसमें माननीय न्यायालय ने धारा 7 के स्पष्टीकरण घा को बहुत विस्तार से अवलोकन किया। इस वाद के जो तथ्य हैं और जो वाद का शीर्षक है, साइटेशन है, वो इस प्रकार है। वाद है ये विजय लक्ष्मी वर्सेस पी के जयश्री, AIR 2019, केरल, पेज नंबर 53। इस वाद में जो पत्नी थी उसने 26 लाख रुपए की रिकवरी का पति के विरुद्ध व दामाद व पुत्री के विरुद्ध एक दावा किया। उसका कहना यह था कि पत्नी का कि उसने एक मकान बेचकर 26 लाख रुपए पति को इस आशय से दिए कि पति पत्नी के नाम से एक अन्य मकान खरीदेगा, लेकिन पति ने पत्नी के नाम से मकान नहीं खरीदकर 2 संपत्तियां खरीदी, एक दामाद के नाम से और एक पुत्री के नाम से।
पत्नी का कहना यह था कि चूंकि उसने अपने नाम से मकान लेने के लिए दिया था और पति ने अपने नाम से ना लेके पुत्री और दामाद के नाम से अलग अलग संपत्तियां ले ली, इसलिए पति का उत्तरदायित्व है कि वे 26 लाख रुपए डैमेजेस के साथ साथ तीनों उसे रिटर्न करें। पति भी, पुत्री भी और दामाद भी, इन तीनों के विरुद्ध एक उसने फैमिली कोर्ट में वाद दाखिल कर दिया। अब वही प्रश्न आया 7 घा का कि क्या 7 घा की वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियों में 26 लाख रुपए की रिकवरी का दावा आता है, जो पति के साथ साथ पुत्री व दामाद से भी मांगा गया। क्या पुत्री, दामाद व पति वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियों की ट्रांजैक्शन थी? माननीय न्यायालय ने इसे वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न ट्रांजैक्शन नहीं माना। फैमिली कोर्ट ने इसे क्षेत्राधिकार से बाहर माना और वाद वापस कर दिया, जिस पर केरल उच्च न्यायालय में गए और केरल उच्च न्यायालय ने इस पर गहन विचार विमर्श किया, अवलोकन किया। वह AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 2525 पेज अब्दुल जमील वर्सेस साइदा, जिसका हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, उसका भी अवलोकन किया। उसमें माननीय न्यायालय ने क्या कहा था कि तलाकशुदा पति पत्नी भी आ सकते हैं, स्पष्टीकरण गा के अंतर्गत जो संपत्ति विवाद था। और यह भी कहा था कि धारा 7 के परिवार न्याय अधिनियम की धारा 7 का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए, संकुचित अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि बिल्कुल सही है, यह निर्णय बिल्कुल सही है कि इसका संकुचित अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, विस्तार पूर्वक अर्थ निकाला जाना चाहिए। लेकिन विस्तार पूर्वक अर्थान्वयन करते हुए भी यह देखा जाना चाहिए कि जो विवाह के संबंधों के उत्पन्न परिस्थितियां हैं उसी में आए। ऐसा ना हो कि विवाह ऐसा विस्तारपूर्वक अध्ययन कर दिया जाए, ऐसा विस्तारपूर्वक अर्थान्वयन कर दिया जाए कि जो विवाह संबंध से उत्पन्न परिस्थितियों से भी हम बाहर चले जाएं, जो अधिनियम की उद्देशिका में नहीं है, जो अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। तो माननीय न्यायालय ने यह माना कि हम कितना भी विस्तारपूर्वक इसका अर्थान्वयन करें, तब भी दामाद और पुत्री और मकान खरीदे की ट्रांजैक्शन ये ऐसी संबंध वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियों में नहीं आता है। और माननीय न्यायालय ने, माननीय केरल उच्च न्यायालय ने इसको नहीं माना, परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में इस बात को नहीं माना। अब एक अन्य बात देखते हैं जिसमें सुप्रभा का वाद है, जिसमें माननीय न्यायालय ने गहनों को, बहू के गहनों को यह कहकर क्षेत्राधिकार गहने के दावों को सास के विरुद्ध यह कह के मान लिया कि यह परिवार न्यायालय में आता है, जबकि दामाद की मृत्यु हो गई थी। आइए इस बात को देखते हैं। यह वाद है, यह हमारा जो वाद है ये है सुप्रभा वर्सेस के शिवरमन और AIR 2006 केरल 187 पेज में रिपोर्ट किया गया है। इस वाद में सुप्रभा ने 9,55,160 रुपए का दावा किया, जो विवाह के समय ज्वेलरी दी गई थी उसको मांग के लिए, उसकी जो पैसे थे, उसकी जो वैल्यू थी, उसके लिए एक दावा किया परिवार न्यायालय में। इस वाद का जो मुख्य जो किरदार था, यानी जो पति था संतोष, उसकी ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने के पश्चात जब सुप्रभा ने दावा किया अपनी सास के विरुद्ध, अपने लॉज के विरुद्ध कि मेरे जो गहने थे सोने के वो आपके पास हैं, जो विवाह के समय दिए गए थे, उसकी वैल्यू 9,55,000 समथिंग जो आती है वो आप मुझे रिटर्न करें। फैमिली कोर्ट ने यह दावा खारिज कर दिया कि जब विवाह का पक्षपति नहीं रहा तो फैमिली कोर्ट में इसका क्षेत्राधिकार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय केरल में जब गए तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे अवलोकन किया और यह पाया कि जो अब्दुल जमील वर्सेस साहिदा का वाद था AIR 2003 2525, उसमें यह कहा गया था कि स्पष्टीकरण गा को विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय ने कहा कि यदि आपको लगता है कि गा के अंतर्गत नहीं आता दावा, लेकिन जो घा है स्पष्टीकरण घा, जिसमें लिखा है वैवाहिक संबंधों के से उत्पन्न परिस्थितियों से, जो वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न जो परिस्थितियां हैं उसमें इस परिस्थिति को माना
कि जो उसके पति का देहांत के बावजूद भी स्पष्टीकरण घा के अंतर्गत ये वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियां हैं जिसमें इस दावे को माननीय केरल उच्च न्यायालय में परिवार न्यायालय का क्षेत्राधिकार माना और परिवार न्यायालय को वाद को सुनने के लिए वापस भेजा कि आपको पूर्ण क्षेत्राधिकार है। फिर घूम के वहीं पर कहानी आती है कि वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियां, वैवाहिक संबंध और वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियां, इसी को अवलोकन किया जाना है स्पष्टीकरण घा में, यही मुख्य है। एक अन्य वाद देखते हैं। एक अन्य वाद जो है यह जो हमारा वाद है यह है लेवी शाक वर्सेस लीना एलएज लेंसी एयर 2005 केरल 285 पेज में रिपोर्ट किया गया। इस वाद में जो पति है उसने पत्नी के विरुद्ध, ससुर के विरुद्ध और एक अन्य व्यक्ति जिसपे उसका यह दावा था कि उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है, उन पे एक दावा किया कंपनसेशन और डैमेजेस का। उसका पति का कहना यह था कि मैंने जब पत्नी से विवाह किया, विवाह में खर्च किया, लेकिन विवाह के पश्चात पत्नी उसके साथ कोई संबंध नहीं रख रही है, उसका किसी के साथ पहले से अफेयर है और जो चीज़ उससे छुपाई गई जिससे उसको मानसिक क्षति हुई, डैमेजेस हैं और जो विवाह में खर्च किए गए पैसे हैं, कुल मिला के 10 लाख रुपए का उसने एक दावा किया, जो कि परिवार न्यायालय ने यह कहकर कि उसका क्षेत्राधिकार नहीं है खारिज कर दिया। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि क्या यह परिस्थितियां वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न हुई हैं। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने यह माना कि यह जो परिस्थितियां हैं यह वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियां मानी जाएंगी और जो परिवार न्यायालय का मुख्य उद्देश्य है सेटलमेंट कराना, जो शीघ्र से शीघ्र निपटारा करना वाद का, उसके कंसिलेशन कराना, समझौता कराना, उसके लिए भी ऐसे दावे परिवार न्यायालय में आ सकते हैं। इसका क्षेत्राधिकार परिवार न्यायालय को है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने कहा कि स्पष्टीकरण घा को देखते हुए यह देखा जाना है कि क्या यह परिस्थितियां वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियां हैं, और यह फिट केस माना माननीय न्यायालय ने कि यह वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियां हैं। एक अन्य वाद और देख लेते हैं। इस वाद में यह वाद है मनीता खुराना वर्सेस इंदिरा खुराना। इस वाद में सास ने, मदर इन लॉ ने यह दावा किया कि बहू जो है वह उसकी संपत्ति को खाली कर दे, जिसको माननीय परिवार न्यायालय ने खारिज कर दिया। हालांकि इसका बिंदु अलग था, माननीय न्यायालय इसमें प्लीडिंग्स में ही कमी थी। माननीय न्यायालय का यह कहना था कि चूंकि सास ने यह कहा है कि मकान उसका है, स्वयं का है, बेटा उसके साथ रहता था, बहू उसके मकान में आके रहने लगी, लेकिन यह नहीं कहा प्लीडिंग में कि कब उसने बहू को निकालने के लिए कहा और बहू ने जाने से मना कर दिया। इस आधार पे ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला AR 2010 दिल्ली 69 पेज पे जो रिपोर्ट किया गया, इसमें माननीय न्यायालय का यह मत था। पूरे के पूरे यदि हम सब को देखें तो स्पष्टीकरण घा का स्कोप स्पष्टीकरण गा से अधिक है। एक केरल हाई कोर्ट का कृष्णा मूर्ति वर्सेस सौम्या कृष्णन के बाद में भी माननीय केरल उच्च न्यायालय ने यह माना, जो ये 2016 केरल 81 पेज में जो रिपोर्ट किया गया निर्णय, फिर यह माना कि स्पष्टीकरण घा का स्कोप स्पष्टीकरण गा से अधिक है। कई बार स्पष्टीकरण घा में जो वाद नहीं आते वो स्पष्टीकरण घा में आ सकते हैं, क्योंकि यह वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में बताता है। कुल मिला के इस धारा में यह देखा जाना है कि जो परिस्थितियां हैं क्या वे वैवाहिक संबंधों की से उत्पन्न परिस्थितियां हैं। यदि वे वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियां हैं तो वह दावा परिवार न्यायालय में स्पष्टीकरण घा की परिधि में आएगा। यदि वह वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियां नहीं हैं तो वह दावा परिवार न्यायालय में नहीं आएगा। आज हमने स्पष्टीकरण घा की का अवलोकन किया। इसी तरह हम अवलोकन करते जाएंगे परिवार न्यायालय के। हमने सीरीज लगभग धारा 7 की हमने पूर्ण करने जा रहे हैं। स्पष्टीकरण छा तक हमने करना है, जी तक हमने करना है। यदि आपको हमारे यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अधिक मेहनत से आपके समक्ष वीडियो लाते रहेंगे। तो
आप लोग इसमें लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई कमी रहती है या कोई शंका रहती है तो आप कमेंट करें, जिससे हम उसका निवारण करने का मिलकर प्रयास कर सकें। कुछ हम प्रयास करेंगे, कुछ आप ढूंढेंगे, सब लोग मिलकर इसका एक निवारण कर सकते हैं। यही आपसे है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, औरों को बताएं। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।